हाँ तो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। हमने पढ़ा था कि 1303 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ। जो पद्मावती के नेतृत्व या पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, और यहाँ का शासक था रतन सिंह। इस रतन सिंह को परास्त कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को परास्त करके, और जो चित्तौड़ था उस चित्तौड़ को का जो शासक था वो बनाया अपने पुत्र को, जिसका नाम था खिज्र खां। ये सबसे मोस्ट चीज़ है और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि खिलजी ने रतन सिंह को परास्त करने के बाद में चित्तौड़ का शासक किसको बनाया? तो उसने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया। ठीक है, और इस खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदला, और इसका नाम बदलकर रख दिया क्या? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि पुत्र खिज्र खां को शासन दिया और फिर उसका नाम बदल के क्या किया? खिजराबाद किया। और इस तरह से चित्तौड़ के ऊपर जो दिल्ली सल्तनत है उसका अधिकार हो गया, मुसलमानों का अधिकार हो गया, मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया। अब देखिए आगे, आज अपन पढ़ते हैं हमीर। खिज्र खां ने अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद में राजपूत जो थे वो पुनः इस प्रयास में लग गए कि येन केन प्रकरण वापस जो है वो अधिकार किया जाए। तो देखिए 1326 ईस्वी में एक शासक हुआ, उसका नाम था हमीर। एक ठिकाना था, या अपन ये कह सकते हैं कि एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। क्या नाम था? सिसोदा नाम था उस गांव का। और राहब जो था उसने इसकी स्थापना की थी, किसकी? सिसोदा नामक गांव की। राहब नामक व्यक्ति के द्वारा सिसोदा नामक गांव की स्थापना की थी। और ये जो हमीर था ये इसी सिसोदा गांव से संबंधित था। तो इस हमीर के बाद में जो भी शासक हुए वो कहाँ, किससे संबंधित थे? सिसोदा गांव से संबंधित थे। इसलिए मेवाड़ के जो शासक हैं वो क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आपको ये याद रखनी है। अपन मेवाड़ के शासकों को क्या कहते हैं? सिसोदिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिसोदा गांव से संबंधित थे। और वो कब से कहते हैं? हमीर से कहते हैं। हमीर, देखो मेवाड़ के शासकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अपन जैसे अपन साधारण रूप से लें तो मेवाड़ है, उसके शासकों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो गुहिल से लेकर रतन सिंह तक, और दूसरा हमीर से लेकर अंतिम जो वर्तमान तक, प्रतीकात्मक रूप से अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे अलग है, और ये सारे के सारे वर्तमान वाले अलग है। इनको कहा जाता है रावल। इनके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? रावल। और इनके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? राणा। आप रावल रतन सिंह बोलते हो, नाम आता है रावल रतन सिंह। रतन सिंह तक रावल थे और उसके बाद में हो गए राणा। तो हमीर जो है वो उसको क्या कहते हैं? राणा हमीर। इसका कारण यही है कि इनका गांव सिसोदा था, और उसके बाद में ये सिसोदिया कहलाया, और इनके पीछे जो नाम लगने लगा वो क्या लगने लगा? राणा लगने लगा। जैसे महाराणा प्रताप बोलते हैं अपन, हमें रावल तो नहीं बोलते उनको, जबकि पहले वालों को क्या बोलते हैं? रावल बोलते हैं। रावल जयत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह। ठीक है, तो सिसोदा गांव से संबंधित है।
ये एक बात होगी। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसमें अपन देखते हैं तेरह सौ 26 ईस्वी में इसने क्या किया कि चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। आपको याद रखना है कि खिलजी के बाद में चित्तौड़ पे अधिकार किसने किया, तो हमीर ने किया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। इसका उपनाम या उसकी उपाधि जो भी आप कह सकते हो वो क्या आती है, मेवाड़ का उद्धारक। इसने मेवाड़ का उद्धार किया। कैसे किया, मुस्लिम शासकों से मेवाड़ को मुक्ति दिलाई और पुनः वहाँ राजपूत वंश की स्थापना की। इसलिए इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं, उद्धारक कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, एक चीज आपको एक ध्यान रखनी है कि इसके शौर्य के कारण जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, आपको पता होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अभी अपन आगे पढ़ेंगे, राणा कुंभा के द्वारा स्थापित करवाई हुई है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है अत्रि और महेश भट्ट। ये दो चीजें याद रखें आप, अपन डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तब प्रशस्ति को पढ़ेंगे। तो राणा कुंभा के काल में स्थापित जो कीर्ति स्तंभ है, सारंगपुर के युद्ध के बाद जस्ट अभी अपन पढ़ेंगे, तो इसके रचनाकार है अत्रि और महेश भट्ट। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इस हमीर को कहा गया विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, ये उपाधि दी गई है। क्या कहा गया, प्रश्न इस तरह से आता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर के लिए उपयुक्त विरुद्ध क्या है, या विषम घाटी पंचानन जो है वो किस विरुद्ध में, क्या किस लेख में हमीर को कहा गया है, या किसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हमीर को क्या गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ठीक है। एक इसके बारे में आप छोटी सी चीज और याद रख लीजिए, देखिए ये जो है ये यहाँ पे अपना चित्तौड़ था, ठीक है, और यहाँ दिल्ली है। खिलजी दिल्ली का था। आप पहले तो एक चीज याद रख लीजिए, जो दिल्ली में जो सल्तनत की स्थापना हुई, उस सल्तनत के जो शासक हैं उनका क्रम याद रख लीजिए, क्योंकि बार बार ही आएंगे और बार बार आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे गुलाम वंश का शासन था। सबसे पहले जो वंश था वो कौन सा था, गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश के बाद में यहाँ पे आया खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में यहाँ आया तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद में यहाँ आया लोधी वंश। ये याद रखेंगे आप। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोधी वंश। देखिए आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इल्तुतमिश के साथ आक्रमण किया था, लड़ाई करी थी, भूताला का युद्ध नाम आया था, आपको याद हो तो। भूताला का युद्ध कुछ याद है, इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के बीच में, और वो किस वंश का था, गुलाम वंश का था। ठीक है। उसके बाद में दूसरा अपन तेज सिंह के समय पढ़ते हैं, तो उस टाइम समय नाम आता है बलबन। बलबन ने तेज सिंह पे आक्रमण किया था। ठीक है। अब उसके बाद में अपन खिलजी पढ़ते हैं, खिलजी वंश, तो वो तो अलाउद्दीन खिलजी, और इसने किसके समय किया, रतन सिंह के समय।
ठीक है। तो लगातार जो दिल्ली सल्तनत है उसकी नज़र किस पे है? मेवाड़ पे है। क्यों है उसकी नज़र? क्योंकि यहाँ एक जगह पड़ती है गुजरात और यहाँ पड़ता है मालवा। गुजरात और मालवा जाने के लिए कोई दिल्ली से रास्ता है तो वो सीधा चित्तौड़ होके आता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बढ़ गई कि जो दिल्ली के शासक हैं वो चित्तौड़ में इंटरेस्टेड रहे हैं। क्योंकि गुजरात और मालवा दोनों के नज़दीक में चित्तौड़ पड़ रहा है। यहाँ अगर उनकी चौकी बन जाती है तो वो आराम से इन दोनों पे नियंत्रण स्थापित कर सकते। तो इस दृष्टि को मानते हुए जो सामरिक दृष्टि है उससे चित्तौड़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कारण से जो दिल्ली के जो शासक हैं उनकी सीधी निगाह किस पे है? चित्तौड़ पे रही है। तो दो को अपन ने पढ़ा। अब तीसरा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था उसका शासक जब अपन पढ़ रहे हैं हमीर कालीन शासक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल था 1325 से 1351। ठीक है, 1325 से 1351 इसका शासनकाल था। ठीक है, इस शासनकाल में इसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। और एक यहाँ बांसवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है संगोली। इस संगोली का युद्ध हुआ। अब प्रश्न इस तरह से आता है कि संगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? हमीर और तुगलक दोनों के बीच में किसका युद्ध हुआ? संगोली का युद्ध। और संगोली कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, और इस संगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने क्या किया? परास्त कर दिया, इसको हरा दिया। बस हमीर के जीवन की अपने को यही चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो 1326 में इसने वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब आगे बात करते हैं। अब देखो महाराणा लाखा। लक्ष्य सिंह भी बोलते हैं। महाराणा लाखा का जो कार्यकाल है उसमें आपको 2-3 चीजें मिलेंगी, 2-3 इवेंट अपने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम आपको इसमें याद रखना है हंसाबाई। महाराणा लाखा के कार्यकाल की पहली जो घटना है उसको अपन मान सकते हैं। तो देखिए, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था चुंडा। चुंडा की जो उम्र थी वो विवाह की उम्र थी, विवाह लायक था, लगभग 28 वर्ष का था। और उस 28 वर्ष की उम्र में जब पुत्र का विवाह करना था, महाराणा लाखा के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? हंसाबाई के प्रति। बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये हंसाबाई थी मारवाड़ के राठौड़ की राजकुमारी। मारवाड़ के राठौड़ों की राजकुमारी थी, नंबर इसका था और लगा लिया खुद का। लेकिन ये बड़ा पितृभक्त था, ठीक है। और इसने कहा कोई बात नहीं, मेरे बाप पहले आप, ठीक है। और इसने कहा चलो कोई नहीं, मैं हंसाबाई से विवाह नहीं करूंगा, आप विवाह कर लो। 60 वर्ष की उम्र में लाखा जो था उसने हंसाबाई से विवाह करना स्वीकार कर लिया। और इसकी उम्र थी उस समय लगभग 21 वर्ष के आसपास बताते हैं, 60 और 21। लेकिन वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वार। तो वही बात यहाँ हो गई कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वार।
इन्होंने शर्त लगाई, मारवाड़ के राठौरों ने एक शर्त रख दी कि हम 21 साल की कन्या दे रहे हैं इस 60 साल के बुढ़े को, तो कोई शर्त तो होनी चाहिए। तो ये तो पूरा अंधा हो चुका था, इसने तो कहा आप जो कहोगे वो ही सारी चीज़ मान्य है। तो इन्होंने कहा कि जो मेवाड़ का शासक है, मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, इस हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो बनेगा। हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। जबकि पुत्र बड़ा कौन था, चुंडा। हिंदू उत्तराधिकार नियम या राजपूत उत्तराधिकार नियम को अगर देखें तो मेवाड़ का शासक किसका बनना था, चुंडा को बनना था। लेकिन इन्होंने किसके लिए शर्त रख दी, देखिए महाराणा लाखा का मन देख के चुंडा ने कहा स्वीकार। इस कठिन शर्त को भी उसने स्वीकार किया और ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पे भी राठौड़ नहीं रुके, इस पे भी राजपूत जो मारवाड़ के वो नहीं रुके। इन्होंने कहा हो सकता है ये नहीं, कल को इसकी शादी हो जाए, इसके जो पुत्र पैदा हो वो अधिकार का दायित्व कर दे, वो कह दे कि साहब हमारा अधिकार है। इसके पुत्र भी तो ये कर सकते हैं कि पिता, मेरे पिता का नंबर था, इसलिए इसने घोषणा की कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, कुंवारा रहेगा। ऐसे पुत्र नहीं मिलते हैं अपने पिता के लिए 60 साल की उम्र में, ठीक है। उसने अपने पिता के लिए ये कह दिया कि वो आजीवन कुंवारा रहेगा, पुत्र पैदा ही नहीं करेगा। कौन कहेगा कि मैं उसका शासक बनूंगा। इसलिए चुंडा जो है उसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा करी इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये फैक्ट पूछा जाता है कई बार कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है, तो वो राव चुंडा है, क्योंकि उसने अपने पिता के लिए स्वयं आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। ठीक है। अब सब ये हो गया, हंसाबाई से विवाह हो गया। हंसाबाई से विवाह होने के बाद में हंसाबाई के साथ एक उसका भाई भी आया और जिसका नाम था रणमल। हंसाबाई के भाई का नाम था रणमल। हंसाबाई के प्रेम में अंधे हो चुके महाराणा लाखा को कोई चीज दिखाई नहीं दी और बड़ी आसानी से इस रणमल ने मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का कारण बना। ठीक है। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज इनके काल की है, वो अपन देखते हैं। देखिए अगली जो घटना है वो है बूंदी छद्म अभियान। बूंदी छद्म अभियान। चित्तौड़ का शासक था आपका महाराणा लाखा और बूंदी के शासक थे हमीर सिंह हाड़ा। हाड़ौती कहते हैं, तो वहाँ हाड़ा वंश का शासन था। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ के हमीर सिंह हाड़ा थे और यहाँ के शासक थे महाराणा लाखा। अब देखिए क्या हुआ कि इस लाखा ने एक प्रतिज्ञा करी है, बड़ी आसानी से शादी कर ली थी ना
हंसाबाई से। तो ये तो प्रतिज्ञा ही करने में क्या जोर आ रहा है, प्रतिज्ञा ही तो करनी है। प्रतिज्ञा करी कि जब तक बूंदी को नहीं जीत लेता, जब तक बूंदी को नहीं जीत लेता अन्न जल नहीं खाऊंगा, रोटी पानी सब छोड़ दी, पहली जीतूं बूंदी पछे खाऊं अन्न। बड़ी कठिन प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन बूंदी को जीतना कोई आसान थोड़ी था। वहां भी हाड़ा वंश के, चौहान वंश के हाड़ा शासकों का था जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। काफी प्रयास किया लाखा ने बूंदी को जीतने के लिए वो सफल नहीं हो पाया। तो जब इसकी स्थिति खराब होने लगी तो वहाँ के सरदारों ने एक छद्म अभियान किया। छद्म अभियान कैसे कि यहाँ चित्तौड़ के अंदर ही एक बूंदी का जो किला है उसकी प्रतिकृति बनाई, यानी मिट्टी का किला बनाया, मिट्टी का किला बनाया। और इनको कहा कि आपने ये थोड़ी कहा था कि बूंदी को जीतना है, आपने ये कहा था मैं तो बूंदी के किले को जीतूंगा। तो ये रहा बूंदी का किला, जीत लो, इसका नाम बूंदी का किला रख देते। ये मतलब जिंदा रहने के लिए शर्त तोड़ने वाली बात थी, बड़ी हास्यास्पद घटना थी वो भी। लेकिन इस चीज की जानकारी यहाँ के एक आदमी को हुई जिसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा। कि ये इस तरह से मिट्टी का किला बनाकर और इसको जीता जा रहा। कहते हैं इस कुंभकर्ण हाड़ा ने इस किले को बचाने के लिए अपने प्राण दिए, लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और उसके बाद में ही लाखा इस मिट्टी के किले को जीत सका। ठीक है, तो आपको दो नाम याद रखने हैं, कुंभकर्ण हाड़ा जिसने प्राण दिए थे छद्म अभियान में, और हमीर सिंह हाड़ा जिसने जो बूंदी का शासक था। और लाखा ने यह प्रतिज्ञा कि बस लाखा इतना ही। 1400 इसके एक पुत्र पैदा हुआ था, वो अभी अब आगे पढ़ लेंगे। 1421 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, ये हो गया महाराणा लाखा। अब आगे चलते हैं। महाराणा मोकल 1421 से 1433। सबसे पहली चीज अपने को याद रखनी है कि ये किसका पुत्र था। महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था महाराणा मोकल 1421 से 1433। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जब लाखा और हंसाबाई जो है ना, महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद में हंसाबाई ने राजनीति पे अधिकार कर लिया। इधर इनका भाई था रणमल, इसने अधिकार कर लिया पूरी तरह से। मेवाड़ी जो शासक थे, मेवाड़ का जो क्षेत्र था उस पर पूरी तरह से इनकी राजनीति दोनों की चलने लग गई। और ये दोनों कहाँ के थे, मारवाड़ के भाई बहन थे दोनों। तो एक तरह से कहें कि मारवाड़ का जो राज्य था उसकी मेवाड़ के अंदर सीधी दखल अंदाजी शुरू हो गई। प्रारंभ में क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाखा का पुत्र था जिसने आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसका नाम था चुंडा। इस चुंडा ने क्या किया, ये इसका संरक्षक बना, इसका संरक्षक बन के और मोकल ने शासन से करना शुरू किया। लेकिन इन दोनों को ये लगा कि चुंडा जो है वो अब इस पे अधिकार कर लेगा, राज्य पे अधिकार कर लेगा। इन दोनों को इस चीज का शक हुआ, तो ये इस चुंडा पे संदेह करने लग गए, अविश्वास करने लगे, बात बात में उसको खींचने लग गए, उससे लड़ाइयाँ करने लग गए। मतलब ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी कि वहाँ जहाँ चुंडा का रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। चुंडा बड़ा संत प्रवृत्ति का आदमी था। जिस आदमी ने इतनी बड़ी
प्रतिज्ञा करी है और इतना बलिदान दिया है, उसको राज्य से क्या लेना देना था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ से छोड़ के और मांडू चला गया। कहाँ चला गया? मांडू चला गया। याद रखने वाली चीज़ है भाई, देखो कि मेवाड़ से वो कहाँ गया था? मांडू। मालवा को ही मांडू कहते हैं, मैंने भी यहाँ बताया था ना आपको, मालवा, उसी को मांडू कहते हैं। ठीक है, तो चुंडा जो है वो मांडू चला गया और इधर से ये दोनों के दोनों राजनीति में सर्वे सर्वा हो गए। लेकिन इसी बीच 1433 ईस्वी में चाचा और मेरा नामक दो व्यक्तियों ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों का साथ देने वाला जो आदमी था वो था मेहप्पा पंवार। ये सिरोही जा रहे थे, आबू भ्रमण पे जा रहे थे और जगह का नाम था झीलवाड़ा। ये भी याद रखना आपको, राजसमंद में पड़ता है वर्तमान में झीलवाड़ा। इस झीलवाड़ा नामक जगह पे मोकल की चाचा और मेरा ने हत्या कर दी और उसमें सहायता की किसने? मेहप्पा और एक्का पंवार बोलते हैं, उन्होंने उसकी सहायता की। ठीक है, और यहाँ इसकी कहानी हो गई खत्म। ठीक है, तो ये था अपना महाराणा मोकल। अगला चलते हैं अपन। अगला देखिए, नाम आता है महाराणा कुंभा। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, मेवाड़ का सबसे अब तक का सर्वोत्तम शासक अपन इनको कह सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको याद रखनी, 2-3 अपन फैक्ट देख लेते हैं सीधे डायरेक्ट, दूसरी चीज़ों पे नहीं जाके। देखिए, महाराणा कुंभा जो हैं उनका कार्यकाल 1433 से लेकर 1468 तक रहा। और जैसा कि आपको पता है कि ये मोकल के पुत्र थे। मोकल के पुत्र थे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही महाराणा कुंभा शासक बने, शासक बनते ही वही चीज़ें चल रही थी। वहाँ पे इनकी दादी जो थी हंसाबाई, और इधर उनके भाई थे रणमल, दोनों का राजनीति में हस्तक्षेप चल रहा था। महाराणा कुंभा बड़ा समझदार और राजनीतिज्ञ आदमी था, इसने सोचा कि जब तक ये दोनों राजनीति करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हंसाबाई बूढ़ी हो चुकी थी तो उतना कोई विशेष उनका प्रभाव था नहीं, लेकिन ये बड़ी उछल उछल करके बातें कर रहा था। ये उछल कूद ज़्यादा कर रहा था, हर चीज़ में टांग अड़ा रहा था। वो मेवाड़ में कहावत प्रसिद्ध है कि घर में साड़ा और खेत में नाड़ा। ये बर्बाद करके ही जाते हैं। ये मेवाड़ की कहावत है, घर में साड़ा और खेत में नाड़ा। अगर नाड़ा होता है तो जमीन कट कट के चली जाती, पूरा खेत अनुपजाऊ हो जाता है, बंजर हो जाती है जमीन। इसी तरह से अगर साड़ा घर में होता है ना तो फिर वो घर बर्बाद होना ही है। ये किसने कहा, किसके कारण प्रचलित हुई? इस रणमल के कारण प्रचलित हुई। जब ये रणमल यहाँ आके रुकने लगा ना तो ये कहावत मेवाड़ में प्रचलित हुई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक उसने कहा कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, तो अगर साला घर में रहेगा तो फिर जीजा की थोड़ी चलेगी, सारी चीज़ें तो उसकी साले की चलेगी। वो कहेगा सोई दिन उधर ही दिन उगेगा, उधर ही रात होगी। किसे कहते हैं? सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, बहन पे ज़्यादा दिमाग जो अधिकार है ना दिमाग पे, वो साले का ही रहेगा। इसलिए ये रणमल के कारण ये जो कहावत है ना वो प्रचलित होगी। अब उसके आगे देखिए, कुंभा ने क्या किया, प्लान किया इसको मरवाने का। और तो एक दिन रात को इसको खूब शराब पिलाई फुल कि भाई लास्ट रात है तेरी, पी ले जतरी पीनी व जतरी, फुल टल्ली कर दी हो ना। और रात को इसकी प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली, ये इसकी प्रेमिका थी।
महाराणा कुंभा ने इसी को प्रलोभन दिया और प्रलोभन देकर रात को इसकी हत्या करवा दी। देखिए जैसे ही इसकी हत्या करवाई, मारवाड़ जो ठिकाना था उनके और कुंभा के बीच में यानी मेवाड़ के बीच में जो है वो विरोधाभास उत्पन्न हो गया और आपस में लड़ाई की नौबत आ गई। लेकिन जैसे तैसे इसने मेवाड़ का हस्तक्षेप, मेवाड़ की राजनीति में मारवाड़ के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी, बारमली का नाम याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, रणमल की हत्या करवा के और मेवाड़ को जो उसका आधिपत्य था वो खत्म कर दिया। अब उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। चलो जैसा भी बना है, थोड़ा यहाँ से सीधा हो गया। तो ये अपना चित्तौड़ वाला क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ था मालवा और यहाँ का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। ये चित्तौड़ था, ये मालवा था और मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से नाम याद रख लीजिए। चित्तौड़ और मालवा दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। मैंने आपको एक नाम बताया था, महपा पवार, महपा और एका पवार, ये दोनों के दोनों जो थे कौन थे आपको पता होगा। इन दोनों ने चाचा और मेरा की मदद करी थी, किसमें? मोकल की हत्या करने में, जो मोकल महाराणा कुंभा का पिता था। तो ये दोनों भग के चले गए कहाँ? यहाँ मालवा। महमूद खिलजी के पास आ गए, दोनों के दोनों भग के झीलवाड़ा से भगे और यहाँ आ गए। कुंभा ने जब जैसे ही शासक बना, बनते ही इसने सबसे पहले इनसे ये डिमांड करी कि आप जो है हमारे पिता के हत्यारों को लौटाइए। और इसने स्पष्ट मना कर दिया कि शरण में आए हुए को लौटाना हमारे उसूलों के खिलाफ है। तो इस कारण से आपको ये का रीजन भी पता होना चाहिए। इस कारण से दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध, 1437 ईस्वी में। रट लीजिए इस चीज़ को अच्छी तरह से, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेवाड़ के इतिहास में ये युद्ध, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। इस युद्ध में महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने क्या किया? हराया। महमूद खिलजी को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, ठीक है। और इसको परास्त करने के बाद में महाराणा कुंभा ने यहाँ एक चीज बनाई और उस चीज को क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ। बस यही है सबसे महत्वपूर्ण चीज। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में क्या बनाया? कीर्ति स्तंभ। कौन से युद्ध में? विजय की स्मृति में। महमूद खिलजी को परास्त किया था सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में, और इसी की स्मृति में इसने महाराणा कुंभा ने ये बनाया। और यहाँ पे एक प्रशस्ति भी लिखवाई जिसको कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इसके लेखक थे अत्रि और महेश भट्ट। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई और इसके लेखक थे अत्रि और महेश भट्ट। ठीक है, ये हो गया आपके महाराणा कुंभा का सारंगपुर का युद्ध। एक इवेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। कुंभा ने इसको हरा दिया। उसके बाद में 1453 ईस्वी में
1453 ईस्वी, 1456 को लो, 1453 बाद मिलेंगे। 1456 ईस्वी में मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ मालवा है जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, और यहाँ था गुजरात। महाराणा कुंभा की शक्ति को, बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मालवा और गुजरात दोनों ने क्या किया, मित्रता कर लिया। मालवा और गुजरात दोनों के बीच में क्या हो गई, सेटिंग हो गई, मित्रता हो गई। बोले दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पे आक्रमण करेंगे, खूब लूट के जी भर के खाएंगे, पूरे मेवाड़ को नस्ता नाबूद कर देंगे। और ये बात है 1456 ईस्वी की। और ये जो संधि हुई, उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। आपको नाम याद रखना है, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी किस किस के बीच में हुई, मालवा और गुजरात के बीच में। और इनके शासकों का भी आप दोनों नाम याद रखेंगे, मालवा और गुजरात। मालवा का शासक वही था जिसको महाराणा कुंभा ने 1437 के सारंगपुर के युद्ध में हराया था, और वो कौन था, महमूद खिलजी प्रथम। हाँ, ये भी याद रखना, प्रथम द्वितीय भी याद रखना, क्योंकि प्रथम है वो कुंभा के समकालीन था और द्वितीय महाराणा सांगा के समकालीन था। तो महमूद खिलजी प्रथम, और गुजरात का था कुतुबुद्दीन। ठीक है, ये हो गया दोनों के दोनों याद। चंपानेर की संधि 1456 महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच में हुई, और उसमें शर्त ये थी कि मिलकर महाराणा कुंभा पे आक्रमण करें। जब कुंभा को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में ही आपस में मतभेद पैदा करवा दिए। आदमी भेजे, कभी उसको कोई पत्र भेजा, कभी उसको कोई पत्र भेजा, जैसे तैसे कर कर आके दोनों के बीच में इनके जो निर्धारित समय पे जो लड़ाई करनी थी ना, उससे पहले ही इनको आपस में तोड़ दिया। और ये थी राजनीतिक कूटनीति जिसका कुंभा जो है वो महारथी था, और उस कारण से ये दोनों कभी आपस में मिलकर कुंभा पे आक्रमण कर ही नहीं सके। लेकिन अगर ये कर लेते तो हो सकता है कि वहाँ कुंभा पराजित हो जाता। लेकिन कुंभा ने अपनी चालाकी से, राजनीतिक पटुता से जो है वो इन दोनों को परास्त किया। ठीक है, तो ये होगी चंपानेर की संधि। अब उसके बाद में देखो आगे, यहां देखिए, यहां राज्य था, उस राज्य का नाम था जोधपुर, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मारवाड़। यहां का शासक था राव जोधा। यहाँ के राव कहलाते थे, तो यहाँ का शासक था राव जोधा। देखिए, चित्तौड़ में महाराणा कुंभा ने क्या किया था, कुंभा ने किसकी हत्या करवाई थी, रणमल की हत्या करवाई थी। इसलिए ये जो जोधा था, इसमें और कुंभा में दोनों में क्या थी, शत्रुता थी। दोनों में क्या थी, शत्रुता थी। इसलिए कुंभा ने क्या किया, चित्तौड़ से प्रस्थान किया, और यहाँ इनकी राजधानी थी, एक जगह थी जिसका नाम है मंडोर। इस मंडोर में एक युद्ध हुआ। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मंडोर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ हंसाबाई जो थे ना, इनको लगा कि इस तरह से तो कुंभा पूरे मारवाड़ में अधिकार कर लेगा, तो उन्होंने बात की जोधा से, और ये कहा कि तू कुंभा से संधि कर ले, तू कुंभा से क्या कर ले, संधि कर ले। और 1453 ईस्वी में ये अधिकार हुआ था। 1457 ईस्वी में जो एक संधि हो गई, संधि हो गई। इस संधि को कहते हैं आवल बावल की संधि। चौदह सौ 56 या 57 ईस्वी में ये संधि होगी, आवल बावल की संधि बोलते हैं। देखिए,
सबसे बड़ी बात आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी इस संधि में, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये संधि। पहली किस किस के बीच में हुई, तो चित्तौड़ यानी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच। दूसरी शासक कुंभा और जोधा, ठीक है। शासक के चित्तौड़ या मेवाड़ का था कुंभा और मारवाड़ का था राव जोधा, ठीक है। किसके प्रयासों से हुई, हंसाबाई के प्रयासों से हुई। और नाम क्या, आंवल बावल की संधि। तो आपको देखिए ये देखना है कि जैसे ये तो मारवाड़, जैसे ये यहाँ मारवाड़ है पूरा एरिया और ये इधर है मेवाड़। ये जो जगह है इससे इस तरफ यानी मारवाड़ में तो आंवल छाल यानी आंवल छाल एक प्रकार का पौधा होता है जो मारवाड़ में बहुतायत से पाया जाता है। एक झाड़ी टाइप होती है जिससे जो है वो चमड़ा रंगने का कार्य भी किया जाता है। और कुछ लोग जो है वो उसको गलत तरीके से यूज़ करके मेहंदी में मिलावट भी करते हैं। तो ये आंवला है इधर, और ये जो पूरा है उसमें अंग्रेजी बावल जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी किकर या अंग्रेजी झाड़ी जो भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो उसको यहाँ स्थानीय भाषा में जो है वो बावलिया बोलते हैं। इनको कहते हैं आंवली और इनको कहते हैं बावड़ी। तो जहाँ बावड़ी खत्म होकर आंवली शुरू होती थी वहाँ दोनों की सीमा पूरी कर दी गई, ठीक है। वहाँ दोनों की सीमा निर्धारित कर दी गई। तो आंवल वाला प्रदेश तो किसका, जोधा का, और बावड़ वाला प्रदेश किसका, कुंभा का, ठीक है। तो ये होगी दोनों के बीच में आंवल बावल की संधि। इस मित्रता को, इस संधि को और प्रगाढ़ करने के लिए जो ये आपका जोधा था, इस राव जोधा ने की पुत्री थी श्रृंगार देवी। क्या नाम था, श्रृंगार देवी। इसका विवाह रायमल से किया जो कुंभा का पुत्र था। इससे इसने इसका विवाह, श्रृंगार देवी जो थी जोधा की पुत्री, और उसका विवाह इससे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुंभा जो था उसने युद्ध क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेवाड़ की एकता स्थापित की और जो राठौड़ों का जो आधिपत्य था उसको खत्म किया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये कुंभा जो था वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में निपुण था। तो कुंभा का के निर्माण की अगर अपन बात करें तो ये कहते हैं कि मेवाड़ के 52 दुर्ग हैं, उसमें से 32 दुर्ग बनाए थे। 32 दुर्ग किसने बनाए, कुंभा ने बनाए। ये चीज़ आप सब याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कि 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए। और दुर्ग के नाम भी अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो कुंभलगढ़, जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। कुंभलगढ़, फिर जैसे अचलगढ़, बसंती, ठीक है, मचान, तो इस तरह से कुंभा ने 32 दुर्ग बनाए टोटल। आपको इसके साथ साथ एक फैक्ट और याद रखना है कि ये बात किसने कही है, ये कवि राजा श्यामल दास ने कही है। किसके अनुसार है, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार। कवि राजा श्यामल दास ने जो मेवाड़ का इतिहास लिखा उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई है कि महाराणा कुंभा ने 52 में से 32 दुर्ग मेवाड़ के जो है वो महाराणा कुंभा ने बनाए। और इनकी किताब का नाम अगर याद रखो तो और भी बेस्ट है, वीर विनोद लिखा था। क्या लिखा था, वीर विनोद, श्यामल दास ने, जिसमें उन्होंने ये चीज़ अपने को कही है। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखना। दूसरी चीज़, ये जो कुंभा था वो लिखने में भी माहिर थे। तो इन्होंने इनके जो ग्रंथ हैं उनको आपको याद रखना है। कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे। सबसे पहली चीज़ तो आपको लिखनी है, एक ग्रंथ मिलता है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा कान्ह व्यास।
और अगर कान्वयस्वान नहीं दिया हुआ है तो फिर कुंभा करना है। क्यों करना है कि इस एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है, 2 भागों में है ये, तो इसका जो प्रथम भाग है जिसको कहते हैं राजवर्णन, क्या कहते हैं, राजवर्णन, ये भी याद रखना है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग है वो क्या कहलाता है, राजवर्णन। और ये किसने लिखा, कुंभा के द्वारा स्वयं लिखा गया। और फिर बाद में इसको पूरा किया किसने, कान्यव्यास ने। इसके अलावा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, गीत गोविंद, चंडी शतक वृत्ति, इन दोनों की इसने टीका लिखी थी, या जैसे जयदेव की लिखी हुई थी। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, है ना, कामराज रतिसार, इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं, आप सारे यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो गीत गोविंद, चंडी शतक वृत्ति, इन दोनों की तो इसने लिखी टीका, और ये किताबें कुंभा ने स्वयं लिखी थी। इसके साथ साथ उन्होंने एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग लिखा जिसका नाम था राजवर्ण, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुंभा ने कुछ मंदिर भी बनाए। सबसे पहला मंदिर आपको लिखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रणकपुर जैन मंदिर। देखिए 2-3 फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। ये कुंभा ने स्वयं नहीं बनाया था, ये कुंभा के समय एक जैन सृष्टि थे, मारवाड़ी में बोलते हैं ना जैन सेठ, जैन श्रेष्ठ यानी जैन सेठ थे जिनका नाम था धरणक शाह। क्या नाम था, धरणक शाह। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और जिस नदी के किनारे करवाया उसको कहते हैं मधाई नदी, पाली जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये एक तो ये हुआ 1444 स्तंभ वाला मंदिर, त्रिलोक के दीपक प्रसाद भी कहते हैं। काफ़ी बातें हैं, वो मंदिर निर्माण जब अपन पढ़ेंगे उसमें विस्तार से इसको देख लेंगे। इसके बाद में एक कुंभ श्याम मंदिर या कुंभ स्वामी मंदिर, ये कहाँ बनाया, चित्तौड़ में। एक श्रृंगार चौरी, और जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या बोलते हैं इसको, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। तो ये निर्माण जो है वो कुंभा के द्वारा करवाए गए। अब देखिए इसके एक पुत्री थी, वो भी बड़ी विद्वान थी। 2-3 नाम अपने को इसमें और याद रखना है। एक नाम रखना है मंडन। मंडन जो था वो शिल्पी था, वास्तुकार था, और कुंभा का क्या था, दरबारी। मंडन शिल्पी, वास्तुकार, कुंभा का दरबारी था, और इसी के निर्देशन में कुंभा के द्वारा जितने भी निर्माण कार्य करवाए गए, सारे के सारे निर्माण कार्य मंडन के निर्देशन में करवाए, चाहे वो मंदिर हो। और जैसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कुंभलगढ़ का, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रधान शिल्पी कौन था, प्रधान वास्तुकार कौन था, तो ये मंडन ही था, ठीक है। तो जितने करवाए गए सारे के सारे किसके द्वारा करवाए गए, मंडन के निर्देशन में करवाए गए। ये इसका प्रधान वास्तुकार था, और इसने 2-3 किताबें लिखी थी, जैसे रूप मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, ये किताबें इन्होंने लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखनी है कि मंडन के द्वारा कौन कौन सी बुक्स। ये तो देखिए ये कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो एक रटने वाली चीज़ है कि आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी कि शिल्पी कौन था। लेकिन अगर कुंभा के समकालीन किसी भी शिल्पी की बात आती है तो फिर उसमें आपको मंडन ही ठिकाना है, ठीक है। एक इसके पुत्र भी था, गोविंद नाम था,
जो किसका पुत्र था? कुंभा का नहीं, मंडन का पुत्र था। और इस गोविंद ने 2 किताबें लिखी, कलानिधि और उद्धारधारिणी। कलानिधि और उद्धारधारिणी, ये मंडन के पुत्र ने किताबें लिखी थी जिसका नाम था गोविंद। ठीक है। अब महाराणा कुंभा जो हैं उनके एक पुत्री थी वागीश्वरी, सॉरी रमाबाई। महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। संगीत की बड़ी ज्ञाता थी। संगीत की बड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी थी और इस कारण इसकी उपाधि थी वागीश्वरी। वागीश्वरी इसकी क्या थी? उपाधि। मैंने पहले नाम लिख दिया था ना। तो रमाबाई को आपको याद रखना है, जो किसकी पुत्री थी? कुंभा की पुत्री थी। और वागीश्वरी जो है उसकी उपाधि थी क्योंकि वो संगीत की बड़ी बहुत अच्छी ज्ञाता थी। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए अपन कुंभा की कुछ उपाधियां और देख लेते हैं लास्ट में। इसको कुंभा को कहते हैं दान गुरु, उपाधि है ये इनकी। चाप गुरु, हाल गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य, देखिए अभिनव भारताचार्य इसकी उपाधि क्यों थी? इसको संगीत का ज्ञान था। महाराणा कुंभा को संगीत का ज्ञान था ना, इसलिए इनको अभिनव भारताचार्य भी कहा जाता। मतलब कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था और जो मेवाड़ के इतिहास का एक महान शासक महाराणा कुंभा को कहा जा सकता है। स्वयं भी इनको संगीत का अच्छा ज्ञान था और इनकी पुत्री को भी संगीत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए पुत्री को क्या कहा जाता है? वागीश्वरी की उपाधि थी। और देखिए इनको अंतिम समय में एक रोग हो गया था जिसको कहते हैं उन्माद रोग। उन्माद रोग जैसे वर्तमान समय में विज्ञान की भाषा में अपन बोलते हैं ना सिजोफ्रेनिया, पागलपन टाइप की जो बीमारी होती है वो हो गई थी महाराणा कुंभा को। तो 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के अंदर एक मामादेव कुंड है। सारी चीजें याद रखनी है। कुंभलगढ़ के अंदर मामादेव कुंड है। कुंभलगढ़ में जो इनका निवास था ना राणा कुंभा का, उसको क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। सबसे सादगीपूर्ण यदि कोई जगह कुंभलगढ़ में है जहाँ कोई अलंकरण कोई बनावट नहीं, बिल्कुल सादगीपूर्ण, तो वो कटारगढ़ है। तो ये वहाँ रहते थे। ठीक है। और उसके पास में नीचे एक मामादेव कुंड है। इस मामादेव कुंड में 1468 ईस्वी में इनके एक बड़ा ही महान पुत्र हुआ उदा। उसने इनकी क्या कर दी? हत्या। अब वर्तमान समय में जो लोग पुत्र और पुत्री में विभेद करते हैं वो थोड़ा इतिहास को भी पढ़ लें। रमाबाई संगीत की ज्ञाता महान वागीश्वरी कहलाई और यहाँ पुत्र उदा जिसने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी, सिर्फ किस लालच में? गद्दी के लालच में। ठीक है। तो मारवाड़ में वो एक कहावत है सामान्य सी कि डूबे वंश कबीर का और जलम्या पूत कमाल। तो इस तरह के पुत्र पैदा हुए। तो इस तरह से देखिए महाराणा कुंभा ने बहुत ही बेहतरीन अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और थोड़ा जो इस वीडियो इसको आप बार बार देखें ताकि आपकी जो इतिहास विषय की जो अभी स्टडी है वो 100% पूरी हो जाएगी। और जैसे ही अपन इतिहास कंप्लीट करेंगे अपन दूसरा सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है वो शुरू करेंगे। धन्यवाद।